नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल ऋषिका, बीच बहस और बीच बहस में आज का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लंबे समय से भारत की सियासत में, राजनीति में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से बयानों का स्तर है, आज इसी से जुड़े विषय कि बयानों की बहस पर जो बवाल मचा हुआ है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बिल्कुल ठीक है राजेश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का राजनीति में प्रयोग किया जाने वाला है, जाने लगा है, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जब से हम लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार हमने देखा है उसके बाद से और अभी तक भी जो लगातार शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। और आज आपको बता दें कि देश के एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख लगा हुआ है, रिटायर्ड ऑफिसर का वो लेख है जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है जिस तरह से लगातार अब देखो इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, इसके साथ ही उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया, शिंजो आबे, उन पर जैसे हमला हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी, वही अब चिंता भारत में जताई जा रही है। सोचनीय विषय ये है। हाँ बिल्कुल, और इसका जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक रिटायर्ड जो आईपीएस अफसर है उनका जो एक अंग्रेजी अखबार में जो लेख छपा और उन्होंने कहीं ना कहीं दुनिया में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जापान का जिक्र जिस तरह से आपने किया, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरह से हमला हुआ, तमाम सारी चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत की जो राजनीति है, सियासत है, उसमें जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो भी बहुत खतरनाक भारत के लिए है और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। जी बिल्कुल ठीक है राजेश जी, और इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भदौरिया जी हमारे बीच मौजूद है। दिलीप जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ विलक्षण सक्सेना जी राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। विलक्षण जी बहुत स्वागत है। नीरज तिवारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है। उपेंद्र तिवारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र जी बहुत स्वागत है। बिल्कुल, इसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, जिस शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो बात हत्या की करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा मिलता है पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और एक के बाद एक ये उन्होंने आरोप लगाया कि एक सोची समझी मानसिकता के साथ में कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी का भी नाम लिया, उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया और 2007 के पहले से और अभी तक जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा गया, उन्हें जिस तरह से चौकीदार चोर कहा गया, जिस तरह से उनको तमाम सारी चीजों को लेकर उनको टारगेट किया गया और इसी पर तमाम सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के। मैं सीधे एक एक करके तमाम सारे सवालों को लेकर अपने मेहमानों के पास में आऊंगा। उपेंद्र तिवारी जी मैं आपके पास में आता हूं। उपेंद्र जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक टारगेटेड तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया जा रहा है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हिंसा को उकसाती है, वो कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देती है। और जिस तरह के मामले आए, चाहे शिंजो आबे की हम बात करें या फिर हम बात पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें, ये ऐसी चीजें हैं जिससे पीएम मोदी के लिए खतरा और बढ़ जाता है। किस रूप में देखते हैं शब्दावली को और भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों को? देखिए, जहाँ तक आरोपी की बात है, जो शब्दावली उपयोग में लाई जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, इस मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोनों पक्षों की तरफ से गलती करता है। ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं और इन दोनों का काम है राष्ट्र की राजनीति करना, ना कि किसी व्यक्ति के आधार पर राजनीति करना या किसी संप्रदाय के आधार पर राजनीति करना। ये देश भारत देश है और इसमें रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए आपको नेतृत्व करना है। और आपको जब आप शब्दावली का प्रयोग करते हो तो शब्दावली में ज़्यादातर समावेश किस बात पे होना चाहिए? पहला समावेश होना चाहिए सबसे पहले शिक्षा का, क्योंकि कोई राष्ट्र शिक्षित नहीं होगा तो आप उसको विश्व के पटल पे ऊपर नहीं ला सकते। दूसरी बात होती है नैतिकता की, जो आज भारत पहचाना जाता है। जब आप कहीं विदेश जाते हो, भारत के बाहर जाते हो, तो आपसे पूछते हैं कहाँ से हो, तो आप बताते हो कि मैं भारत देश से हूँ। तो
तो आपके देश की पहचान आपसे होती है। जो व्यक्ति भारत जाता है, भारत से बाहर जाता है, तो वो व्यक्ति स्वयं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इस देश का प्रतिनिधित्व करता है। उसका आचरण इस देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक कॉमन व्यक्ति हो, चाहे वो एक बड़ा राजनेता हो। हमने देखता है जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ रही है, इसके अंदर शब्दों की गिरावट गिरती हुई नजर आ रही है। इसमें दोनों पक्ष को मैं समानता से दोषी मानता हूं, चाहे वे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। तिवारी जी, जिस तरह से अगर पीएम को लेकर बात की जाए, नरेंद्र मोदी को लेकर बात की जाए, जिन शब्दावली का इस्तेमाल एक लंबे समय से, चूंकि देश के प्रधानमंत्री इस बारे में मैं ये कहूंगा, संवैधानिक पद पर है, और कहीं ना कहीं जिस भाषा का प्रयोग लंबे समय से राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी का बाकायदा नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उस पर निशाना किया कि जिस स्तर की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री के लिए किया है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। मैं इस बारे में ये कहूंगा कि कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, माननीय प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे है, वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, दल एक बहुमत में चुनकर आता है और उस दल का फिर प्रतिनिधित्व व्यक्ति जो करता है वो संवैधानिक पद पे बैठता है। सवाल तो यही है ना, पार्टी पे आरोप लगाने हैं तो लगाए, प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ भी बोलना कितना सही है, इस पर आप जवाब दीजिए। मेरी आगे कड़ी तो सुनो आप, वहीं आ रही है, वो भूमिका है ये। तो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध गलत शब्दों का इस्तेमाल कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रधानमंत्री रहते हुए गलत शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, हम उसकी घोर निंदा भी करते हैं, उसका कहीं से कहीं तक हम समर्थन नहीं करते हैं और ना ही किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस यदि व्यक्तिगत तौर पे, जिस तरह से उपेंद्र जी ने बात की कि राजनीति में किसी भी दल का हो, किसी भी संवैधानिक पद पर हो, लेकिन जिस तरह से दलदल बयानबाजी को अब दिख रहा है, क्योंकि लंबे समय से, और बिल्कुल ये सही बात कही है कि दोनों तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस तरह की बयानबाजी, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि कांग्रेस ने जिस स्तर को अपनाया है और उसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने तमाम सारे आरोप लगाए हैं। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी आपने। देखिए, अब लगातार इस तरह की शब्दावली का उपयोग तो किया जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो लेख सामने आया है उस पर जिस तरह से सियासत गरमाई है, उसमें भी यही चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो अब खतरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम आरोपों की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन दिलीप जी, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, प्रतिक्रिया मैं आपसे इसी पर चाहूंगी कि जो हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ हिंसा और हत्या, इन शब्दों को कैसे देख रहे हैं, कितना जरूरी है? क्या वाकई जरूरी है कि राजनीति में आप इस हद तक गिर जाओ कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, राजनीति में व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पार्टी को लेकर, कोई भी पार्टी हो, दोनों में से जो भी बड़े बड़े नेता जो हैं उनके नाम पे गलत टिप्पणी कभी नहीं होना चाहिए। और हमारा देश जो है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, जो व्यवस्था जमी हुई है हमारे देश में, उसमें ये तो भूल ही जाए ये लोग जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है कि प्रधानमंत्री को खतरा हो सकता है, तो ये तो सारे देश, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सब ये भूल जाए कि भारत देश पे कोई उंगली उठा सकता है, नंबर एक। और नंबर दो, मैं ये कहना चाहूंगा, उसका लेख के पीछे का जो मैं बता दूं, लेख में ये चीजें कही गई कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं वो चीजें उनके तरफ डाइवर्ट कहीं ना कहीं होती, उनके तरफ जाती हैं, और फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं जो अमेरिका में हुई या फिर जो जापान में हुई। कहने का लेख का आशय उसमें ये है। देखिए, वो लेख, उन्होंने अपना लेख प्रकाशित किया जी, लेकिन उस प्रकाशित लेख को आपने एक राजनीतिक मुद्दा जो बनाया है, जो भाजपा के जो नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, और उस मुद्दे को ऐसा उठाया हुआ है जैसे भारत देश पे बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। सिर्फ, यानी आपको नहीं लगता कि इस तरह का शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है वो ठीक है? पॉलिटिकल स्टंट है ये भाजपा की ओर से। और मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो है वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना बहुत ज्यादा गलत है। व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर टिप्पणी कोई करे तो ये गलत माना जाता है, और गलत मानना भी चाहिए उस चीज को। लेकिन एक संपादक प्रधानमंत्री जी को भी इस चीज का कायदा रखना चाहिए। जब पिछले सत्र में प्रधानमंत्री स्वयं जब बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो उनने क्या क्या मर्यादाएं तोड़ी थी,
उस नहीं, चुनाव प्रचार में लेकिन ममता बनर्जी को क्या क्या बोला था, क्या क्या बोला था, ममता बनर्जी को क्या क्या बोला था, सोनिया गांधी को क्या बोला जाता है, ये मालूम है आपको? क्या बोला जाता है उनको बताइए। बार डांसर बोला जाता है। यहाँ पर शब्दों की जो बात हो रही है, ये मर्यादा में नहीं आता क्या? ये मर्यादा में नहीं है क्या? पीएम की तरफ से इस तरह की कभी भाषा का इस्तेमाल हुआ? यस, प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में खुद आम सभा में बोला है ममता के लिए। बंगाल में दिलीप जी, जब मैं आपसे 40 ये जानना चाह रही प्रधानमंत्री हूँ, के साथ ठीक है? 40 कैबिनेट दिलीप जी, मंत्री भी वहाँ चुनाव प्रचार में गए हुए थे। हिंसा और हत्या जैसे शब्द कितने ठीक है? अगर इस पर जवाब दीजिए। अगर मैं ये कहूँ हिंसा कि कहना और हत्या जो- कहना ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, ठीक है राजेश जी। लेकिन उस चीज को, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बोल रहे हैं, उनको ये प्रूफ करना चाहिए। मैं तो आपसे ही बोलूंगा कि जो चीज वो बोल रहे हैं कि ये हिंसा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया इतनी बार, हिंसा, हत्या, हिंसा, तो क्या इस बात को आप प्रूफ विलक्षण जी करेंगे? के पास में आ जाता हूँ। विलक्षण जी, इस तरह से भदौरिया जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो ताली है वो दोनों तरफ से बज रही है। मेरा सवाल, पॉइंटेड सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो राहुल गांधी बोलते हैं या जो सोनिया गांधी ने बोला, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के भी इस तरह से बयान होते हैं, क्या दोनों के जो बयान है एक समकक्ष रखे जा सकते हैं? या फिर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं हिंसा की बात कर रहे हैं, मौत की बात कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है? विलक्षण जी, और क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, जैसे दिलीप जी ने कहा कि ये बीजेपी ने उठाया क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा है? इसको दोनों लेंसेज से देखा जा सकता है ऋषिका जी, सक्सेना जी। इसमें देखने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये आती है कि ग्रेविटी दोनों, राहुल गांधी ने कभी अगर ये स्टेटमेंट दिया है और अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट किया है, जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम रिकग्नाइज करें कि इन दोनों स्टेटमेंट्स की ग्रेविटी क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या होगा। ये स्टेटमेंट्स बोलने के बाद जनता में संदेश क्या जाएगा, और जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज जिस विषय पे हम पूरी तरह से चर्चा कर रहे हैं, उनका पूर्ण मंतव्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो उन्होंने कथन कहे हैं, जो आईपीएस ऑफिसर का आर्टिकल उन्होंने कोट किया है, ये इस बात को एनालाइज करने के लिए है कि ऐसे तरीके के स्टेटमेंट्स क्या आगे जाकर कोई भी तरीके की हिंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, या अगर ऐसी भाषा का उपयोग आम जनमानस में, आम पॉलिटिकल घरानों में या ऐसे गलियारों में यूज किया जाए तो किसी के लिए भी हिंसा भड़का सकता है। सी सेंटिमेंट यहाँ पे क्या निकल के आता है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। एक समय अभी हम देखते हुए चल रहे हैं जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज पड़ी कि एक बहुत ही जिसे ऑलमोस्ट नॉर्मल जनता हेट करने लगी थी, वैसा एक राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसके ऊपर गोली चली। गोली चलने के बाद लोगों का पूरा सेंटिमेंट उनके समक्ष चेंज हो गया। जो उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स मिड डिबेट्स में लूज किए थे, वो धीरे धीरे गेन होने लगे, और ये आम जनमानस एक्सेप्ट करने लगा कि वो प्रधानमंत्री पद के, राष्ट्रपति पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। सेम चीज यहाँ पर फ्यूल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको एक पीआर लेंस की तरफ से, पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क के लेंस से देखें तो सुधांशु त्रिवेदी का ये मंतव्य कहना कि पंजाब का हवाला देकर के पंजाब में सिक्योरिटी लैप्स हुआ था जब किसान आंदोलन चल रहा था, और मोदी जी के ऊपर इस तरह के भड़काऊ भाषण जो लंबे समय से दिए जा रहे हैं, क्या ये आगे जाकर अगर कोई हिंसा होती है तो क्या राहुल गांधी, उनकी पार्टी, विपक्ष के द्वारा दिए गए ऐसे स्टेटमेंट्स के अंजामत हो सकते हैं? लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी देखने की है कि ऐसी तरीके की हिंसा सिर्फ भड़काऊ भाषण से नहीं होती। इस देश में प्रधानमंत्री पद में रहते हुए 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। दोनों का कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट से रिलेशन या ताल्लुकात नहीं था। वो कोई विपक्ष द्वारा किसी गए हमले पे अपनी जान को खतरा नहीं बता पाए। वो एक पॉलिसी बेस्ड गलत निर्णयों के आधार पर उनकी हत्या कर दी गई और वो सेंटिमेंट आया। तो क्या हम, अगर सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि आगे जाकर ऐसे शब्द हो सकते हैं, तो हमारा देश इतना इनसेंसिटिव तो रहा नहीं कि किसी के कहने पे हत्या हो जाए, और ना ही संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो लोग हैं या संविधान के पद पे जिन लोगों को बिठाया हमारे द्वारा गया है, तो हमने कोई सुध-बुध खोई है कि हम किसी के कहने पे भड़कावे में आके इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दे? वो समय बीत चुका है। एक जमाने में 2002 में जो दंगे हुए थे, वो इन्हीं नस्ल भेदी और धर्म विरोधी बातों को करते हुए ऐसे तरीके के राइट इनसाइट्स हुए थे। 84 बिल्कुल आपने कहा कि वो समय बीत गया है, लेकिन जिस स्तर की कटुता लोकतंत्र, प्रजातंत्र में, राजनीति और सियासत में देखने को मिल रही है भारत में, मुझे लगता है कि ऐसी कटुता पहले भी देखने को नहीं मिली।
देखिए, एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा सक्सेना जी, इसको और ध्यान से हमें समझना चाहिए। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक गलियारे की, हम राजनीतिक मंच की। राजनीतिक मंच पे तो हत्या हो जाती है, तो हत्या की बात करना तो उससे कम ही बुरा है। और हम हमेशा ही, हमारे देश का इतिहास रहा है, 72 साल आज भी हमें आजादी के हो चुके हैं, नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन नेतागिरी, राजनीति, ये हमेशा एक छीछा लेतर के रूप में ही देखी जाती है। तो इसमें आपको हर तरीके की कीचड़ मिलेगी, मुल्तानी मिट्टी भी मिलेगी और सादी बेकार खाद भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा विलक्षण जी आपने, दोनों तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है? प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, दो लोगों का यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, डोनाल्ड ट्रंप का आप ले लीजिए या फिर शिंजो आबे का आप उदाहरण यहाँ पर ले लीजिए। दोनों का उदाहरण दिया गया और दिया इसलिए गया है क्योंकि जो कटुता और आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर, क्या सॉफ्ट कॉर्नर गेन करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, या वाकई क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? लग रहा है आपको कि ऐसा कुछ भविष्य में देखने को मिल सकता है हमारे भारत की राजनीति के परिदृश्य में? देखिए, हमारा भारत देश जो है वो भारतीय संस्कृति को और शैक्षिकताओं को बहुत महत्व देता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं कई भाषणों का सुना हूं, तो इस तरह का अमर्यादित भाषण में उनका कभी नहीं रहा कि वो किसी को गाली देते हुए किसी को ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते रहें जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। राहुल गांधी की भाषा को हमने देखा है कई बार कि जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि नरेंद्र मोदी को भीड़ में दौड़ा के लोग पीटेंगे। तो इस तरह के भाषा का मुझे लगता है कि चयन करने से पहले लोगों को विचार करना पड़ेगा। आप देखिए, कांग्रेस के बिल्कुल मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में कई सारे ऐसे लीडर हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो शब्दों का ध्यान नहीं देते, शब्दों का चयन नहीं करते हैं। देखिए, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो भी हो, उसके खिलाफ जब आप बोलते हैं तो कम से कम इतनी मर्यादा रखें कि उसके बातचीत में उसके शब्दों का सही तरीके से प्रयोग हो। आप देखें तो जब भी नरेंद्र मोदी हो या इनके कैबिनेट के मिनिस्टर हो, जब भी कोई भाषण देते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो किसी भी गांधी परिवार में जी का शब्द उपयोग करते हैं। और कई बार ऐसी बात आई है, चाहे सदन की बात हो चाहे सदन के बाहर, जब भी हम किस समाज में अपने अमर्यादित बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर उंगली उठती है। और यही बात है कि समाज में जब भी कोई बात होती है तो गैर मर्यादित और मर्यादित, इन दोनों का चयन किया जाता है। तो आप देखें, लगातार 10 साल जब बीजेपी की सरकार रही और उसमें उनको ये लगा कि हम मर्यादाओं को लांघेंगे नहीं, तो हमको लगता है कि हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे। एक दिशा ऐसी है जो 30 या 40% लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके का समर्थन भी करते हैं। आप देखें, कई बार आप जब दंगा होता है तो कुछ एक व्यक्ति कोई ऐसी भाषा का उपयोग कर देता है और जिससे दंगा फैल जाता है। तो कहीं ना कहीं मर्यादा का ध्यान वो नहीं रख पाते हैं। इसलिए शब्दावली का बहुत जरूरी है। हमारे संविधान को भी, संविधान को देखते हुए, हमारे राष्ट्र को भी देखते हुए, हमारा जो भारत देश है इसके लिए मशहूर है कि जब भी हम बात करें तो मर्यादित बात करें और लोगों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, जिससे उनके भविष्य में कोई डैमेज ना हो। व्यक्तिगत मान सम्मान की बात होती है, किसी भी व्यक्ति को आप अपने परिवार में ले और अमर्यादित किसी बात को, छोटे बच्चे को भी अगर आप शब्द कहते हैं तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसको तुम या ऐसी शब्दों का, शब्दावली का उपयोग करिए जिससे उसको आत्म बल में ठेस पहुंचे, तो मुझे लगता है कि ये अब सोचना चाहिए। कारण ये है कि राहुल गांधी जी काफी सीनियर लीडर हो चुके हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अब उनको परिपक्व होने की आवश्यकता है। अगर इस तरह की अमर्यादित बात करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनको दिक्कत होगी। बिल्कुल रिस्का, प्रदीप जी उनको बेहतर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का एक राजनीति का ट्रेंड हो गया है, क्योंकि अभी नहीं लंबे समय से जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी जो राजनीतिक दल हो। लेकिन एक जो जिस तरह से ट्रेंड चल पड़ा है, एक जो एक दूसरे के प्रति जो कटुता पनप चुकी है, और इसी के बाद ये तमाम सारी चीजें, बिल्कुल तमाम सारे मेहमानों ने जैसे तो लगातार कहा कि इस तरह की चीजें जो हो रही हैं वो निश्चित नहीं होना चाहिए और ये चीजें भारत जैसे देश को कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन बहस अब इसी बात को लेकर है कि जो लगातार ये पैटर्न बढ़ रहा है, ये क्या कहीं ना कहीं भारत को, भारत के नेताओं को डैमेज कर सकता है। इसी पर हम चर्चा करें। सीधे नीरज जी के पास में आ जाता हूं। नीरज जी, जिन शब्दावलियों का जिक्र हम कर रहे हैं, कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप है सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से तक, और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि एक पूरे तरीके टारगेटेड तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को इसमें किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए नफरत फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं हिंसा को इसके जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। आप किस रूप में देखते हैं ये
भारतीय जनता पार्टी की चिंता को या आरोपों को? देखो, जो शब्दों का खेल चल रहा है पिछले कई वर्षों से चल रहा है। चुनाव के टाइम पे चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देता कौन किसने क्या कैसे किस स्थिति में क्या बोला। अब जब चुनाव खत्म हो जाता तो सरकार बन जाती है, तो उस टाइम पे फिर से कोर्ट को नहीं दिखाई देता। फिर इसके बाद सरकार ने बोला कि देश के प्रधानमंत्री जो है उनके ऊपर ऐसे बोला जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, और कोई इनको विषय नहीं मिला चर्चा करने के लिए देश में? और कोई विषय नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि जो देश में मुद्दे हैं उन पे चर्चा किया जाए? आप ये बताइए कि क्या एक ही पार्टियां दोषी हैं? शुरुआत तो शहजादे से हुई थी, आज यहाँ पे गाड़ने की बात हो गई। गाड़ा क्या एक ही पार्टी ने था? इसके पहले भी तो अमित शाह जी ने बोला था कि गाड़ने का। जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर, लेकिन जब आप कहते हैं कि चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर है, और जो अब मुझे एक बात बताइए, चौकीदार चोर है, दौड़ा के मार दिया जाए। जब वो चुनाव रैली में अपना प्रचार कर रहे थे, शहजादी और चौकीदार चोर है, भीड़ जनता दौड़ दौड़। इसके अलावा और भी आप लिस्ट निकालेंगे तो बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें अमित शाह जी ने खुद बोला है, स्टेटमेंट है उनका, पब्लिकली स्टेटमेंट है कि गाड़ दिए जाओगे, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस विषय को उतनी गंभीरता से न लेते हुए हमें राष्ट्रहित में कौन से विषय है उनको उठाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब कहोगे कि ऐसे ऐसे विषय उठा के देश में गुमराह करेंगे, अब तो बहुत गंभीर स्थिति आ जाएगी या वैसा हो जाएगा वैसा। ये भारत है, भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है नीरज जी, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जिन विषयों को उठाया जा रहा है, तो जैसे कि पहले भी कहा गया हमारे मेहमानों की ओर से कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। हमारे बीच एक और मेहमान मौजूद है, शुभकरण पांडे जी। शुभकरण जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर, और आप ही के पास मैं आना चाहूंगी, इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, अब हिंसा और हत्या जैसे शब्दों के लिए हम बात कर रहे हैं कि राजनीति में इन शब्दों का कितना जरूरत है, इसका कितना उपयोग करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। देखिए, बीजेपी की तरफ से जब आरोप लगाए गए, ये जिक्र किया गया कि 2007 में पहले कहा गया सोनिया गांधी की ओर से मौत के सौदागर, उसके बाद 2021 का जिक्र किया गया कि कैसे प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में उस टाइम पर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहा करते थे, तो कैसे उनकी सुरक्षा में चूक हुई। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा में तो चूक हो गई पंजाब में, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी सरकार के राज्य में मणिपुर जैसी जगहों के दौरे कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो रही। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इसका ऐसा है कि किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, नेता प्रतिपक्ष का सुरक्षा करना, ये एजेंसियों का काम है, नंबर एक। दूसरी बात रही नेताओं की मर्यादाओं की बात, तो नेता चाहे कितना बड़ा पद पे हो, अभी तिवारी जी बहुत अच्छा कह रहे थे कि चाहे नेता कितना बड़ा पद पे अपनी गरिमा पे रहना चाहिए। और जिस तरीके से क्या है ऋषिका जी, मैं बताऊं कि एक परपाटी जो है ना, एक परपाटी शुरू हो गई है कि आप ऐसे शब्दों का उपयोग करो जिससे आपको पब्लिसिटी मिले, जिससे आप चर्चा के बीच में आए। नेताओं ने अपनी मर्यादा भूल गए हैं, और जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहते हैं कि यदि हम कोई शब्द कह देंगे तो वो चर्चा का विषय बन जाएगा। तो इस तरीके से अमर्यादित भाषा बोलना, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, प्रधानमंत्री जैसे अभी ने कहा शहजादे, हो सकता है व्यंग में शहजादे शब्द का प्रयोग किया है ना, उन लोगों ने कहा, लेकिन क्या होता है कि नेताओं में एक प्रपाटी के ऐसे शब्द छोड़ दो जिससे हम चर्चा का विषय बन जाए, चाहे वो कांग्रेस के आदमी हो चाहे भाजपा के लोग हो। और यदि आपको नेता, क्योंकि नेता की बातों से आगे लाइन चलती है, और यदि आप इस तरीके का, आप जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो नीचे जो नेता है वो तो छुटभैया नेता है वो तो उस शब्द को प्रयोग करेंगे कि हमारा बड़ा नेता इस तरीके बोल रहा है तो हमें भी ऐसे बोल करके पब्लिसिटी लेना चाहिए। तो इस तरीके के नेताओं पर अपने भाषा में संयम रखें। क्या राहुल गांधी की जो भाषा है वो नफरत फैलाने वाली है? क्या राहुल गांधी की जो भाषा है वो हिंसा बढ़ाने वाली है, वैमनस्य फैलाने वाली है, कटुता फैलाने वाली है? देखिए, ऐसा है सक्सेना जी कि राहुल जी को जो टिप्ट लिख के देते हैं लोग, है ना, उनका स्वाभिवेक तो काम करता नहीं है, और उनको जो लिख के दे दिए उसी को रट के बांटते हैं। कभी कभी राहुल जी यही नहीं जानते कि मैं क्या बोल गया, और बाद में उसको सॉरी बोलते हैं। के देता है क्या शुभकरण? बीजेपी को भी कोई स्क्रिप्ट लिख के दे देता है? देखो, स्क्रिप्ट जो नहीं, मैं अभी जो व्यक्तिगत राहुल जी की कह रहा हूँ, राहुल जी को जो हिंदी में अनुवाद करते हैं, चूंकि वो अंग्रेजी
अंग्रेजी में इंग्लिश में नहीं, क्योंकि अभी यही कहा गया दोनों तरफ से देखिए, दोनों ताली जो है वो दोनों हाथ से बजती है। अभी जैसे कि उन्होंने जिक्र किया था कि अमित शाह जी ने भी गाड़ देने जैसे शब्दों का उपयोग किया, और देखिए किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो अभी पिछले ही दिनों की हम बात कर ले, संविधान हत्या दिवस की घोषणा, तो हत्या शब्द तो वहां भी आया, लोकतंत्र की हत्या की आप बात करते हैं, हत्या शब्द वहां भी आया, तो दोनों तरफ से वार चल रहे हैं। रिस्का जी, मेरा स्पष्ट कहना है, चाहे कितना बड़ा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस को, अब मर्यादित भाषा बोलने को किसी को अधिकार नहीं है। और आप उस भाषा का प्रयोग करो जो समाज में प्रभाव पड़ता है। आज हम सब यहाँ पत्रकार हैं, हम कभी भी प्रत्यारोप की भी बात आती है, लेकिन अपने संयम से अपनी बात रखना चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी जी सदन में अंदर जो भी बात कहते हैं, उनको बहुत नेता प्रतिपक्ष हो, अभी तक तो आप नेता थे, अब नेता प्रतिपक्ष हो, आपकी कही हुई बात हर व्यक्ति उसको प्रयास करता है। इसलिए राहुल जी को बहुत सारगर्भित बात करना चाहिए और इस तरीके की अनर्गल बात करना नहीं चाहिए। उपेंद्र जी के पास में आ जाता हूं, आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। उपेंद्र जी, क्या ऐसी स्थिति है, क्योंकि राहुल गांधी अब जिस तरह से, क्योंकि कांग्रेस कह रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो नफरत फैला रहे हैं, उनकी भाषा कहीं ना कहीं हिंसा फैला रही है, कहीं ना कहीं कटुता फैला रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, राहुल गांधी तो न्याय यात्रा निकाल चुके हैं, और जिस तरह से सुप्रण जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद स्वयं नहीं बोलते हैं, बल्कि जो स्क्रिप्टेड हो जाए, स्क्रिप्ट लिख दी जाती वही बोलते हैं। क्या राहुल गांधी अब ऐसे हैं, या आप मानते हैं, भले एक समय था कि वो परिपक्व नहीं है, लेकिन अब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या जो कुछ कहते हैं, सुनते हैं, चाहे वो सदन में कह रहे हो, जो सड़क में कहते हो, अब बहुत कुछ राहुल गांधी बदल चुके हैं। जो भी करते हैं पॉइंटेड करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका एक ठोस मकसद भी होता है। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी को कई बार सुना है, जैसे वो माननीय प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी करके बुलाते हैं, कभी उसके आगे जी नहीं लगाते, है ना। अपन हिंदी भाषा जो है थोड़ी सी सभ्य भाषा है। मैं यहाँ पे एक आपको 4 लाइन बोलूँगा कि शब्दों में भी जान होती है, इन्हीं से दुआ आरती और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों की पहचान होती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आज बीजेपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अगर करती कि भारत देश की तकनीक कैसे आगे बढ़ेगी, उस पर सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में बताती, शिक्षा के बारे में बताती, भारत के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको घटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में बताती, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, तो समझ में आता। आप किस स्तर की बात, ये आप भारत देश का नेतृत्व कर रहे हो। पहले बीजेपी वालों को ये समझना चाहिए कि आप देश का नेतृत्व कर रहे हो, राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं कर रहे हो। आपको राहुल गांधी से अब कोई खतरा नहीं है। आप सरकार में अभी 5 साल बैठे हो, 5 साल रहोगे। आप राहुल गांधी की शब्दावली पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि आपके बीजेपी के संगठन को लोग लिटरेट मानते हैं, योग्य संगठन मानते हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दों पे कर रहा है? ये क्या राष्ट्रीय मुद्दे की बात है? आप मुझे बताइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र के जनता से रिलेटेड मुद्दा नहीं है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड मुद्दा है। अगर कोई व्यक्ति असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और आपको लगता है कि उससे आपका अपमान हो रहा है, आप कोर्ट जाइए, मानहानि का दावा लगाइए, है ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबरन में जनता का समय और देश का समय ना बर्बाद करें। सही बात आप कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कोई खतरा नहीं है, पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार चलाइए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लंबे समय से देखा, पूरे इलेक्शन के दौरान भी देखा गया, और कहीं ना कहीं उसी का हवाला पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में दिया कि एक कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। विदेश में बैठे लोग किस तरह से भारत पर नजर रख रहे हैं, किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसकी भी चिंता है? ये देश पे विदेश की नजरें आज से नहीं, सदियों से हैं। विदेशियों की नजरें हमेशा रहेंगी, ये रहें या ना रहें, विदेशियों की नजरें देश पे रहेंगी कि आपके देश में क्या हो रहा है, क्योंकि विदेशियों का भी आपके देश से कई इकोसिस्टम की बात मोदी कर रहा है, जैसे इकोसिस्टम की बात मोदी कर रहा है, उससे खतरा नहीं भाई। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है भाई। उसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है उस हिसाब का। आप सत्ता में बैठे, वो सत्ता में नहीं बैठे हुए हैं। आपको सत्ता में रहते हुए आपको विपक्ष से इतना डर क्यों लग रहा है? आप काहे के लिए इतने भयभीत होकर बात कर रहे हो? फिर आप 56 इंच सीने की बात करते हो, तो जब आप अपने देश के एक छोटे से नेता से डर रहे हो, आपकी नजर में तो वो संख्या वाइज छोटा ही दल है, कोई बहुत बड़ा दल है नहीं। आपको उससे भय लग रहा है, आप दुनिया से कैसे टारगेट करोगे? की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, भाषा गलत है, वो तो अपन पहले ही कह चुके कि शब्दावली अपनी अपनी है भाई। सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी अगर बोल देंगे तो उनको क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन वो बोलते हैं नरेंद्र मोदी, ये हमारी शैली में असभ्य भाषा है।
हम इसको पसंद नहीं करते। ठीक है, मुझसे अगर उपेंद्र उपेंद्र तिवारी बोलेंगे तो मैं उसी समय जवाब दूंगा। ठीक है उपेंद्र तिवारी जी, जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं शब्दों का ये जो पूरा हेरफेर है उसी को लेकर, और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, लेकिन जिस तरह से वो लेख प्रकाशित हुआ उस पर भारत की राजनीति पर चर्चा हुई और चिंताजनक चर्चा रही, बेहद खतरनाक इसको बताया गया। ठीक है उपेंद्र जी, दिलीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी इसी को लेकर। देखिए जैसे कि उन्होंने कहा कि वो किसी एक व्यक्ति के विचार है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी की तरफ से भी अब इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और तमाम हिंसा और हत्या जैसे जो शब्द है उनको बेहद खतरनाक बताया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो एक संवैधानिक पद पर है, तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, गरिमा बनाकर रखना चाहिए। वाकई आपको लग रहा है कि ये भारत में खतरनाक रुख की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है, या फिर प्रधानमंत्री की और ये जो इशारे किए जा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, या ऐसा कभी हो सकता है, तो कैसे देख रहे हैं? ऐसे ही क्या परिदृश्य बदलता हुआ आपको लग रहा है भविष्य में? देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर बिल्कुल भी खतरा नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी उठाई गिरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। वो उनके ऊपर रत्ती मात्र भी खतरा नहीं है। और ऐसे पहला आर्टिकल आया है क्या? पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, पहला ही आर्टिकल आया है जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और हो सकता है ये राहुल गांधी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को मणिपुर में हमने सुरक्षा प्रदान करी। भाई सुरक्षा एजेंसी अलग रहती हैं और उसको जो सुरक्षा एजेंसी की जो मर्यादा है वो उसको मालूम है, उसको कि कहाँ उसको सुरक्षा मिल सकती है, कहाँ नहीं मिलती है। और हो सकता है इसी सुरक्षा के चलते प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर नहीं पहुंचे हैं। एक्चुअल में इनकी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये है, ये लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिसको शहजादा पप्पू जो कहते थे ना, एक्चुअल में पप्पू मेरिट में पास होके आ गया है, तो अब इनका खतरा बन गया है वो, क्योंकि अब वो बोलने लगा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये कुंठा हताशा है, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आप लगातार 99 पर अभी भी आए हैं, आप 99 पर हैं अभी। नेता विपक्ष के रूप में जब उसने लोकसभा के अंदर जो भाषण दिया था, आप उसकी व्यूवरशिप देख लीजिए आज की डेट में कितनी जबरदस्त व्यूवरशिप मिली है उसको। तो राहुल गांधी को लगता है, तो राहुल गांधी को क्या लगता है कि अगर इसी तरह की भाषा बोली जाएगी, ठीक है, अभी 99 पर आए, अगर इसी भाषा बोलते रहेंगे तो हम और अच्छी पायदान पर पहुंच जाएंगे। संसद के अंदर एक भी आप शब्द इस्तेमाल नहीं किया है इसने, मैंने पूरा सुना है उसका। संसद की बात मत कीजिए दिलीप जी, क्योंकि वो अगर संसद में ऐसा शब्द कोई इस्तेमाल करता है वो सभी तो जानते हैं। बैठे हुए हैं वहाँ पे। शिव जी की फोटो दिखाना, वहाँ पर अभय मुद्रा की बात करनी, तमाम चीजें वहाँ पर हुई थी। आप संसद में जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जय फिलिस्तीन के नारे लगा सकते हैं संसद में? कोई नहीं लगा सकता। बस तो फिर कांग्रेस ने नहीं लगाया, कांग्रेस ने नहीं लगाया। ठीक है, कांग्रेस ने नहीं लगाया, वो उनका एजेंट है। हैदराबादी वो उनका एजेंट है, भाजपा का जो बोल रहा है ये। हैदराबादी वो उनका एजेंट है, भारत देश में जो अराजकता फैलाना चाह रहा है। संसद पर हम चर्चा नहीं करेंगे, संसद में बहुत सारी बातें ऐसी हुई, अगर चर्चा निकलेगी तो बहुत लंबी जाएगी। फिलहाल समय की सीमा है, इसी विषय पर रहेंगे। जी चलिए विलक्षण जी के पास में आ जाता हूँ। विलक्षण जी, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, वो अब कांग्रेस से जान चुकी है कि अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो उसको फायदा, क्योंकि पहले क्या स्थिति थी, अब इस चुनाव में आप 99 पर आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं कुंठा है इनमें, लगातार हार की हताशा है, इसीलिए इस ट्रैक पर चल रहे हैं। क्या लगता है अभी इस ट्रैक पर और तेजी के साथ कांग्रेस दौड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो ट्रैक पे कांग्रेस आगे तेज दौड़ेगी, ये इस बात पे पूर्णतः बिल्कुल सही आकलन है कि इस बात पे पूर्णतः मतलब डिपेंड करता है कि वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस का कितना आक्रामक है। यहाँ पर जो भाषा शैली की हम डिस्कशन कर रहे हैं और जिस पे आज इतना बवाल है, उसमें एक चीज पहलू ये भी पड़ता है कि राहुल गांधी को जो अभी संवैधानिक पद मिला है और जब आक्रामकता की उनकी एक बारी आई है तो उसे चूकना नहीं चाहते। अच्छा, दूसरी बात, जब हम इसके मोदी जी के लेंस के हिसाब से देखते हैं या हम सत्ताधारी पक्ष के हिसाब से देखते हैं, ये एक ऐसी डिमांड थी जो काफी समय से विपक्ष और कई राजनीतिक गलियारों में आ रही थी कि एक बार तो मैदान में 1 to 1 होना चाहिए और ऐसा मुकाबला 1 to 1 रोज होना चाहिए। मौका ये है कि आप देखें कि जब भी ये अविश्वास प्रस्ताव 2019 की बात हो, चाहे 2014 के बाद के घटनाक्रम जो बयानों में निकल के आए हो, एक तरीके से अब ये जरूरी हो गया है कि दोनों दल अपनी कमर कसें, क्योंकि आक्रामकता का अब फेर दोनों तरफ से निकलता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, इतनी ही तीव्र आक्रामकता के साथ अमित शाह भी मैदान में उतरते हैं संसद में। बातों को अगर एक तरीके से जोड़ना इसे देखा जाए, और जहां तक बात सिक्योरिटी और जो शब्दावली यूज करी गई है,
सी इस बात के लिए जनता बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों से रखती नहीं है राजनीति में। जहां तक बात रही हत्या की, तो ये एक वैकल्पिक चीज है, इन द सेंस वैकल्पिक कि आप भाषा के अगर बेहतर ज्ञानी हो तो आप बेहतर शब्द का इस्तेमाल करें, अगर आप नहीं हो तो नहीं करें। लेकिन जहां तक लोगों की बात आती है कि इससे क्या सेंटिमेंट आगे बढ़ेगा, इस पे देखने वाली गौर की बात है। तो ये हम जो आज घटनाक्रम होते हुए देख रहे हैं, चाहे संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर, तो ये सब एक प्री प्लान्ड सोच करके जनता के अंदर एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की बात है। सुधांशु त्रिवेदी जी का आज बाहर निकल के आना और खास तौर से इस आर्टिकल का डिस्कशन करना, देश में शिंजो आबे के संबंध में बात करना, ये इस बात को दर्शाता है। और आयरनी इस बात की है कि शिंजो आबे को एक चुनाव प्रचार के दौरान ही गोली लगी थी, लेकिन जरूरी नहीं था कि वो अगले टर्म में प्रधानमंत्री बने, ये इतिहास है ही नहीं। तो पहली बात तो हम ये देखना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट आएगा क्या, क्योंकि जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने राइटली पॉइंट आउट किया है, ये सब डिस्कशन कि कौन क्या शब्दों का प्रयोग कर रहा है बहुत इररिलेवेंट बन जाता है जब आप एक संवैधानिक पद पे रह के देश के भले के लिए खड़े हो। राहुल गांधी मणिपुर में अगर जाते हैं और वहां से एक दहाड़ते हैं, लेकिन अगर उस दहाड़ का कोई असर ना हो तो उनकी दहाड़ बेकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पंजाब में जाते हैं और वहां से नाखुश होकर वापस आते हैं और वहीं पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी अफसर या एक, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं, मेरी त्रुटि को आप क्षमा कर दीजिएगा, किसी एक सरकारी अधिकारी से रहते हैं कि तुम्हारे सीएम को बता देना मैं जिंदा लौट के आ गया हूं, तो ये बात वो कहते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर सिक्योरिटी में लैक्स आते हैं तो उनका ये कहना कुछ बात मायने रखता है। इम्पैक्ट एनालिसिस देखना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विलक्षण जी, फैक्ट एनालिसिस देखना जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि शब्दों का चयन जो है वो स्वविवेक से किया जाता है और क्या सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ये भी देखना जरूरी है। प्रदीप जी, लग रहा है आपको, जैसे कि बाकी मेहमानों ने भी कहा, कि कहीं ना कहीं विपक्ष के डर से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ऐसा कुछ भारत में होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वाकई क्या ये विपक्ष का डर ही है या फिर किसी और दिशा में ये इशारे कर रहा है? देखिए, जब किसी व्यक्ति के ऊपर हम लगातार आक्षेप लगाते रहेंगे, 100 बार किसी को चोर बोलेंगे, तो निश्चित तौर पर उसको समाज में भी कहीं न कहीं परिलक्षित लोग ये मानने लगते हैं कि ये वास्तव में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। राहुल गांधी जी की भाषा का इसी तरह का मामला है। राहुल गांधी जी जब भी बात करते हैं तो वो ऐसे क्रोधित होकर बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ये इनको वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो इस तरह की भाषाओं का वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो पढ़ी लिखी है। अब जब हम साक्षर हैं, आप बाहर से पढ़ के आए हो और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे पूर्वज क्या रहे, हमारे जो पहले हमारे परिवार के लोग सदस्य रहे, प्रधानमंत्री रहे, वो किस भाषा का उपयोग करते थे। किसी भाषा को आप अनर्गल तरीके से बोल करके और आप वाहवाही नहीं लूट सकते। आप देखें तो लगातार उन्होंने संविधान की बात करी पूरे चुनाव में, और कारण क्या हुआ, 55 से 90 पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर अगर गलत बात का आप समर्थन कर रहे हो और उसमें भी जनता साथ विचलित हो जाती है, जनता साथ में आ जाती है, तो बीजेपी को कहीं न कहीं ये बताना पड़ा कि सच्चाई क्या है, क्यों इस तरह की ये भाषा का चयन कर रहे हैं। और इसी वजह से बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो मंच पर आए और मीडिया से ही बात की। मुझे लगता है कि यहाँ राहुल गांधी गलत है और उनको अपने संस्कार पर, अपने परिवार पर ये बात होनी चाहिए। वो ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो बहुत सही है। और कारण यह है कि बीजेपी कभी इस तरह का मंचों पर इस तरह की बात नहीं करती है कि संविधान खतरे में है, कि देश बिक जाएगा, कि देश की स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस तरह की बात कभी प्रधानमंत्री या किसी सत्ता पार्टी के लोगों से आपने नहीं सुना होगा। लेकिन विपक्ष हमेशा कहती आई कि अदानी अंबानी के बीच में सरकार बेचे दे रही है, कुछ दिन बाद भारत देश बिक जाएगा। इस तरह की बातों को, आपको सच्चाई को वास्तव में लोगों के बीच रखनी चाहिए। अगर आप सही बात को परिलक्षित करके बीच में नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आने पर लोग उस बात को नहीं मानेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से बिल्कुल ये सही है कि राजनीति में हिंसा, कटुता, नफरत का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि जिस तरह की चीजें, नीरज जी के पास में आता हूं, नीरज जी किस रूप में देखते हैं? विलक्षण जी ने जिस तरह से कहा कि राहुल गांधी को लेकर, चूंकि अब वो संवैधानिक पद पर है और कहीं ना कहीं एक ऐसे पद पे आप नेता विपक्ष हो, तो कुछ आपको लगता है कि आने वाले समय में, ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष में दोनों के बीच में आरोप होना चाहिए, प्रत्यारोप होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिसका चर्चा हम कर रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा होना चाहिए, शब्दों का स्तर होना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की चीजें सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच, राहुल गांधी या भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस तरह की चीजें दिखेगी कि नहीं, एक बेहतर तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आगे बढ़े? जी सक्सेना जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें सभी दर्शकों को कि विपक्ष का जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कभी भी। वो तो एक व्यवस्था अनुरूप
एक काफी समय पहले इसकी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, वो संवैधानिक पद है ही नहीं। पहले तो इसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं, अब मैं अब आगे आता हूँ इस विषय को लेकर के। अब इसके पहले क्या करते थे बीजेपी के लोग जितने भी होते थे, हमेशा वो बदनाम करके सोचते थे ना, इनके ऊपर ये आरोप लगा दें, ये पब्लिक में बदनाम हो जाएंगे तो हमारी और ताकत बढ़ जाएगी। एक ही स्टैंड लेने से थोड़ी कुछ होगा, आपको थोड़ा अलग भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इनको भी तो कुछ मिल गई है सीटें, काफी हद तक सीटें उनको मिल गई हैं। अब रही बात राहुल गांधी के शब्दों की, तो वो मनमोहन जी को भी तो बोला था सदन के अंदर, जब बिल फाड़ के फेंक दिया गया था तब क्या हुआ था, उस टाइम पे तो हमें सोचना चाहिए था। तो उनके शब्दों पे ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, आज सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते कि आज हम भी निर्णय ले रहे हैं कि हम कभी भी किसी को व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के रूप में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और कोई भी पार्टी आज के बाद गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। जो हो गया सो हो गया। ऐसे कुछ निर्णय लेते तो शायद बहुत ही अच्छा संदेश। आपका ये कहना है कि राहुल गांधी जिस स्तर की भाषा बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, जायज उनका तो पुराना है, उस पे हम इतना आज क्यों विशेष ध्यान दे रहे हैं? वो तो पहले से बोलते हुए आ रहे हैं। नहीं, बात तो उन्हीं की है, राहुल गांधी पे ही। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि वो पहले से बोलते हुए आ रहे हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जी ये निर्णय लेते हैं ना कि ना मैं बोलूंगा ना आप बोलोगे। अगर वो पहले से बोलते आ रहे हैं, आगे भी बोलते रहे, क्योंकि आप नेता विपक्ष भी है इस समय। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये निर्णय लेते कि ना आप बोलेंगे ना मैं बोलूंगा ना कोई अन्य बोलेगा, कभी भी संवैधानिक। लेकिन नीरज जी, ये जब बातें आप कह रहे हैं कि वो आते और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें ये निर्णय लेते कि ना आप बोलेंगे ना हम बोलेंगे, तो ये आप भी सोचिए क्या ये संभव है? क्योंकि पक्ष विपक्ष की जब हम बातें कर रहे हैं, संसद में जब मुद्दों पर सहमति नहीं बनी तो फिर यहाँ कहाँ सहमति बनेगी? नीरज जी, अंतिम प्रतिक्रिया शुभकरण पांडे जी मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पूरी परिचर्चा पर, जहाँ हम बात कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप को लेकर और ऐसे शब्दों को लेकर जिनका कहीं ना कहीं राजनीति में उपयोग नहीं होना चाहिए था, जिसको लेकर अब चिंता जताई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भारत में वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य कैसा है और भविष्य में ये राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा अगर इसी तरह के शब्दों का प्रयोग होता रहा तो? देखिए ऋषिका जी, ऐसा है कि जिस तरीके से सदन में चर्चा हुई और चर्चा के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों किया गया ये बताया गया। क्यों क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ क्रिमिनल में एक शब्द लिखा था आदतन अपराधी है ना, पुलिस क्या लिख देती है कि आदतन अपराधी है। अभी तिवारी जी कह रहे हैं कि उनकी परपाटी है। तो इस देश में हमारा भारत देश संस्कृत परंपराओं से है, कानून से है, संविधान से है, और संविधान की मर्यादाओं को पालन करके बात करना चाहिए। राहुल जी जो बोल चुके, लेकिन यदि अब सत्ता में यदि अब आए, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष में यदि अब है, तो आपको बहुत सारगर्भित बात बोलना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेगा तो देश की जनता क्या सोचेगी? हर बात पर देश का नजर है, इसलिए राहुल जी को भी प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। और जो सत्ता के जो लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री जी है, उनको भी सारगर्भित बात बोलना चाहिए। और चूंकि आपके बोलने के बाद मैसेज जाए, लोग कहीं राहुल जी कहेंगे देश बिक जाएगा या संविधान संकट में है, तो कहीं ना कहीं भ्रम की जो वातावरण फैला करके और पब्लिसिटी में बने रहना ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए चाहे किसी भी उच्च पद पे हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो और चाहे सत्ता में कोई भी नेता बड़ा पद में हो, चाहे संवैधानिक हो, चाहे लोकसभा में हो, अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे अनर्गल शब्द, अमर्यादित शब्द बोल करके पब्लिसिटी लेने में कहीं भारत देश में उनको जगह नहीं है। बिल्कुल जी मैं यहाँ रखूंगा। कारण ये है, आप देखिए गांधी परिवार में दो लोग हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। ये सवाल प्रियंका गांधी के ऊपर क्यों नहीं लागू होता? क्या वो राष्ट्रीय नेतृत्व में नहीं है? क्या वो राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की नहीं है? वो जब भी बात करती है तो मर्यादित बात करती है। और आप देखें तो जब महिलाओं के मामले में बीजेपी मुखर हुई और कुछ बात कही थी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया था। तो मुझे लगता है कि हम जब शब्दों का चयन करते हैं तो मर्यादा का उसमें ध्यान रखना चाहिए। और ये हमारी लायबिलिटी है। अगर हम किसी अच्छे पद पे बैठे हैं, किसी ऐसे पद पे जिसमें देश के लोग सुन रहे हैं, विश्व पटल पर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस बात को हमको ध्यान से पढ़ करके और फिर बोलना चाहिए। अगर कुछ भी हम बोलेंगे, अनर्गल अलापेंगे, तो निश्चित तौर पर मेरी कहीं ना कहीं बुराई होगी। तो ये बिल्कुल और तमाम सारे जो मेहमान कह रहे हैं, सबका निचोड़ यही है कि राजनीति में जो कटुता की शब्दावली है, जो नफरत की है, जो हिंसा की है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
कहीं ना कहीं जो शब्द है उसकी एक मर्यादा होना चाहिए। लेकिन फिलहाल राजनीति में इस तरह की चीजें नहीं दिख रही हैं। सवाल अब इस बात को लेकर है, जिसको लेकर बहस छुड़ी हुई है कि क्या राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, कांग्रेस की शब्दावली ऐसी है जो पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर हिंसा को उकसाती है। दर्शकों पर ये सवाल हम छोड़ देते हैं। सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। देश न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बीच बहस में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।